Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे आज ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आप लोग 2 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। ठीक है ना। पहले लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहले में आपका क्या था? पहले में आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन था। दूसरे में आपने जो है एक्सरसाइज 5.1 के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखा। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसी पे बेस्ड अगला ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना। तो पीछे के सारे जो है लेक्चर्स को आप रिवाइज करते रहें, आप लोग जो है स्टडी करते रहें, और कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है आप हमसे सवाल पूछें, आप हमसे डायरेक्टली सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर पूछें या हमसे कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल ER मैथ्स एकेडमी को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है, ER मैथ्स एकेडमी जो अपना ये मैथमेटिक्स का चैनल है, इसको जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। ठीक है ना। और बाकी आप लोग फीडबैक देते रहें, कहीं पे भी कोई अगर दिक्कत आ रही है नोट्स में या हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके में तो वहां भी बताएं, हम उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम आप ही लोगों के सर्विस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप पूछें, बेझिझक पूछें। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर पे, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिए, जो आपने प्रीवियस स्टडी किया है उसी के हेल्प से हम ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी एन एपी हुज फर्स्ट टर्म a1 इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, हमने अपने तरफ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज मान लिया है जिसमें a1 a2 a3 ऐसे ही हमारे नंबर्स हैं। a1 क्या है? आपका फर्स्ट टर्म यानी a है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। यानी सारे सक्सेसिव टर्म को जब हम प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस d मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब देखें, आप फर्स्ट टर्म तो आपको पता है। ठीक है, आप अगर जनरल फॉर्मूला लिखते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो कैसे लिखते थे? ए लिखते थे, फिर उसके आगे में क्या लिखते थे? ए प्लस डी लिखते थे, फिर उसके आगे में क्या लिखते थे? ए प्लस 2d लिखते थे, फिर उसके आगे क्या लिखते थे? ए प्लस 3d लिखते थे। ऐसे ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज आगे बढ़ रहा था। ये ए क्या था? आपका फर्स्ट टर्म हुआ करता था ना, a1। ये क्या था? a2। और ये क्या था आपका? a3। ये आपका क्या था? a4। सही है ना। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म को कैसे लिखते थे? a प्लस डी। सेकेंड टर्म को क्या लिखते थे? a प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या लिखते थे? a3 प्लस 2d। a4 प्लस सॉरी a4 को क्या लिखते थे? a प्लस 3d। आप एक चीज इस फॉर्मूले को देख करके बहुत क्लियरली जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 है तो d के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो d के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो d के साथ 3 आ रहा है। यानी जो टर्म चल रहा है उससे -1 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्लियर है ना, या कोई डाउट है? एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब हम इसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए a2 a प्लस डी यानी 1 है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 इंटू डी। यानी a2 को हमने d के फॉर्म में लिख दिया, यानी 2 के फॉर्म में a2 2 आया और उधर d के साथ मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1 हो गया। होगा कि नहीं होगा? ऐसे a3 में क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे a4 में क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें स्टूडेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी यू कैन राइट an। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे nd तो नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा ना भाई। यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी,
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे अगर n है तो n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। तो आई होप आप लोग जो है इस पॉइंट्स को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही जो nth टर्म निकला, इसी का जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट ए डी और एन के फॉर्म में, वही आपका nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। सो द nth टर्म ए एन, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन से, of the AP with first term A and common difference D is given by AN is equal to A plus N minus 1 into D. This is your general formula for nth term of an AP. इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ये फॉर्मूला कैसे आया आपके सामने इसका डेरिवेशन है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। एक एक चीज हम जो है नोट्स में लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे सवाल पूछे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। एन क्या कहलाता है, एपी का जनरल टर्म कहलाता है। इफ देयर आर एम टर्म्स, अगर क्या है आपके टोटल टर्म्स कितने हैं, एम टर्म्स हैं इन द एपी, देन ए एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। अगर आपके एम टर्म्स हैं किसी एपी में तो एम कौन सा टर्म होगा, एम आपका लास्ट टर्म होगा, विच इज समटाइम्स आल्सो डिनोट्स बाय एल, जो कि स्मॉल एल से कभी कभी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे एल का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, ए एन पता चल गया, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एन क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। आपको ए पता चल गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म, ठीक है। आपको डी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक नया टर्म यहां पे आ गया स्मॉल एल, दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ऑफ एपी। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। यहां पे ही स्टूडेंट फंसते हैं, ए एन ए डी एल ये सब पहचानने में, ठीक है ना। तो आप फंसनेंगे नहीं हमारे ख्याल से, आप अब चीजों को समझ गए हैं और आप जो है सारे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, let us make the concept more clear through some examples. अब हम लोग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यह आपका 10th टर्म पूछ रहा है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो 10th टर्म आपको निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या वैल्यू, उसको वो डेटा आप लिखने की पूरी कोशिश करें, तभी फॉर्मूले पे आसानी से रख पाएंगे। तो दिया हुआ क्या है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है ए कितना है 2, डी कैसे निकलेगा, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग हटा दो, किसी भी दो को पकड़ लो, 12 और 7 को पकड़ लो, 12 माइनस 7 हाउ मच 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी पता चल गया। कौन सा टर्म चाहिए, एन का वैल्यू क्या है 10 है, तो ए पता है, डी पता है और एन पता है, तो एन आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। आप फॉर्मूला जानते हो ना, वी नो दैट द nth term an of the AP which first term is a and the common difference d is given by an is equal to a plus n minus 1 into d। an के जगह पे यहाँ पे है a10 is equal to a कितना है 2 है, प्लस n minus 1 यानी 10 minus 1 यानी 9 मल्टीप्लाई बाई d यानी मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 5, d कितना है 5, 2 प्लस 45 हाउ मच 47। आपका 10th टर्म क्या होगा 47 होगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, जो आपके जो है एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। आप जो है ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीरियसली जो है तैयार करिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 पे, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जांपल 4, विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 कॉमा डॉट 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 इज माइनस 81। कह रहा है कौन सा टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 81 होगा, कौन सा टर्म, एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। एन इज इक्वल टू व्हाट, पहले क्वेश्चन में सवाल पुटअप हो गया कि एन इज इक्वल टू व्हाट, बट व्हाट इज गिवन हियर, it is given the value of a first term of arithmetic progression, a is given 21 and d is how much 18 minus 21, it is coming minus 3, and what is the value of an, an is minus 81 and we have to find the value of n, हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखें स्टूडेंट, यहां पे अगर आप गौर करेंगे इस फॉर्मूले पे तो कितने आपके जो है
यहाँ पे वेरिएबल है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जो है डिफरेंट आपके वेरिएबल्स हैं, 4 डिफरेंट आपके जो है पार्ट्स हैं इस फॉर्मूले के। अगर 3 पार्ट्स आपको पता है तो फोर्थ आप निकाल सकते हैं ना इसमें से। तो सिमिलर यहाँ पे वही काम करने वाले हैं हम। an की वैल्यू हमने पुट कर दिया -81, a की वैल्यू 21, n -1, d की वैल्यू हमने रख दी -3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए सिमिलर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3n इज इक्वल टू 105, और 105 में जब 3 से आप जो है डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 35। यानी क्या पता चला कि इसका कौन सा टर्म -81 होगा, 35th टर्म जो होगा वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 81 होगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें आगे भी सवाल है इसमें, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी होगा इसमें, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कह रहा है कि क्या इसमें कोई टर्म जीरो भी होगा। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे देखें, जैसे पूछा था यहाँ पे कौन सा टर्म -81 होगा। अब हम मान लेते हैं कि केथ टर्म जो होगा, केथ टर्म कोई भी एक जनरल, एनएथ तो चलो नहीं बोल सकते हैं, आप एमएथ टर्म बोल दो, केथ टर्म बोल दो, कोई भी टर्म एक जो होगा वो हमने मान लिया क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। हमने फिर अगर जीरो मान लिया तो ए के केथ मान लिया तो ए के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए के इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए प्लस n-1 ना होकर के क्या होगा, k है ना, तो k-1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 21 प्लस k-1, डी की वैल्यू कितनी है 18 -21, ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट। यहां से आप देखें, यहां पे आ गया -21, इधर ले लिए -3k और +3 आ गया ना, ये 3 इधर जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा -3k इज इक्वल टू क्या बनेगा -24, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 8, k की वैल्यू आ गई 8। यानी जो 8th टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आई होप इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आगे कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज जो है पूछें, हम बार बार आप लोगों से यही कह रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने 5th एग्जांपल पे। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी लिखना है, आपको एपी फाइंड आउट करना है। हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, जिसका थर्ड टर्म कितना है, A3 कितना है 5 है और A7 कितना है 9 है। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो और जो फॉर्मूला जानते हो आप उसको अप्लाई करो। तो ये आपने दिया हुआ वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। तो A3 इज इक्वल टू 5 है और आपको एपी डिटरमाइन करना है। तो एपी लिखने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि अगर आपको ए की वैल्यू पता चल जाए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो आप एपी का सारा टर्म लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारी लड़ाई है, हमारी कोशिश है कि हम ए और डी को कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। ए और डी को कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे हम। A3 इज इक्वल टू 5, अब हम लोग ये फॉर्मूला nth के लिए यूज करेंगे। A3 इज इक्वल टू बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहां पे देखें A3 की वैल्यू क्या है 5 है, A तो A ही रहेगा, 3 माइनस 1 यानी 2D। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां से दूसरे स्टेटमेंट का जब यूज करेंगे तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हमने क्या किया, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल रहा है, हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। देखिएगा तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 और ए कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d, 6d माइनस 2d 4d, डी की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट। हमने कहा था ना, दो चीज अगर हमको पता चल जाए तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म लिख सकते हैं। डी मिल गया। अब इस डी की वैल्यू चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। हमने 1 में रखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आ गई, आप 2 में रखोगे तो भी 3 आएगी। तो ए मिल गया और डी मिल गया, तो क्या आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स नहीं लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, कॉमा ए प्लस 4d, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी पे आपने इसको लाके पुट कर दिया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस डी यानी 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2d यानी 2 इंटू 1 यानी 5 6 7 8, ऐसे ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, जो दिया हुआ है उसका यूज करें, और जो फॉर्मूला आपको पता है उसका यूज करें, और बहुत ही पेशेंस के साथ आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें, जरूर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने सिक्स्थ एग्जांपल पे, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल क्या कह रहा है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। क्या कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 301 जो है आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इन नंबर्स का एक टर्म है 301 की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा जो नंबर दिया हुआ है ऊपर 5 11 17 23 ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है ना। तो एपी में है कि नहीं, इसका सबसे आसान तरीका है दो तीन कंटिन्यू नंबर पकड़ें और सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। 11 माइनस 5 हाउ मच 6, 17 माइनस 11 हाउ मच 6, 23 माइनस 17 6, यानी डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इट मींस ये क्या होगा, एपी फॉर्म कर रहा है। जब एपी फॉर्म कर रहा है तो हमको दो चीजें पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई 5 और डी की वैल्यू पता चल गई 6, ठीक है। अब कह रहा है क्या 301, इस जो नंबर, ये जो नंबर है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं इसमें 301 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, ये लिस्ट तो बहुत आगे तक जाने वाली है, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो पूछ रहा है कि क्या इसमें 301 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको चेक करते हैं कैसे, हमने मान लिया, अभी हम मान के क्या चल रहे हैं, एन इज इक्वल टू 301 है, एन की वैल्यू निकालेंगे फिर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो an की वैल्यू 301 रख लिए और a की वैल्यू 5 है ही है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 6, 301 इज इक्वल टू 6 एन माइनस वन, n इज इक्वल टू आ गया आपका स्टूडेंट, क्या आ गया 302 बाई 6, 151 बाई 3, n की वैल्यू क्या आ रही है 151 बाई 3, यानी n का वैल्यू परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, होल नंबर नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए क्या होगा कि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका डेसिमल में कोई टर्म थोड़ी होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, यानी सारे होल नंबर हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, एन एन जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो अगर डेसिमल आ रहा है इट मींस 301 आपके इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, डेसिमल आ रही है ना, परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसलिए 301 ये दिए हुए नंबर के लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यह देखें आप स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से कितने टू डिजिट नंबर डिविजिबल हैं, टू डिजिट नंबर 3 से कितने डिविजिबल हैं, ठीक है। तो आप लिखने की कोशिश करें, टू डिजिट का पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, टू डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, आई एम राइट, ठीक है ना, इट इज क्लियर, 10 से शुरू होते हैं ना, 10 3 से 9 11 9 12, यस 12 जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 12 के बाद क्या होगा 15 होगा, 15 के बाद क्या होगा 18 होगा, फिर क्या होगा सॉरी 21 होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये लिस्ट आगे बढ़ती चली जाएगी, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा टू डिजिट में जो 3 से डिविजिबल है 99 होगा, ठीक है ना। इतना सब डेटा आपको ये जब दिया हुआ है 3 से डिविजिबल तो ये आप खुद से लिखें, ठीक है। लिखने के बाद क्या चीज आपको दिख रही है कि कॉमन डिफरेंस इनका जो है, सॉरी इनका डिफरेंस जो है कॉमन है, यानी डी की वैल्यू 3 आ रही है, ए की वैल्यू 12 है, पूछ रहा है कितने नंबर, कितने टू डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, एन इज इक्वल टू व्हाट, कितने, ठीक है, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन की वैल्यू हम मान लेते हैं लास्ट टर्म यहां पे क्या है 99,
तो जो n का आ जाएगा वही पता चल जाएगा भाई कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है एपी का पता चल जाएगा, और जितने टर्म आएंगे उतने नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही हमारी बात। डी हमने निकाल लिया, ए निकाल लिया, एन हमको पता करना है कि कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो हमने उनका पहले ग्रुप बना लिया, उनका हमने सेट लिख दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 10 12 कितने होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता चल गया कि लास्ट जो नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है वो 99 है। तो अगर हमको एन पता है स्टूडेंट, तो एन का वैल्यू अगर निकालने तो हमको पता नहीं चल जाएगा ये कौन सा टर्म है। तो जो सा टर्म आएगा उतने ही नंबर तो डिविजिबल होंगे 3 से। तो इसी को हम जो है फॉर्मूला पे रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखें 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। यहां से आप सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू पा रहे हैं कितनी 30। n का वैल्यू 30 आ गया, यानी टोटल 2 डिजिट के 30 नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। ठीक है, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड आउट करना है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाना है, और जो 11th टर्म आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ऑफ द एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म से 11th टर्म आपको बताना है। एपी क्या है 10 7 4 माइनस 62, ये लास्ट टर्म है आपका। ठीक है, हियर इट इज गिवन व्हाट a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस d इज इक्वल टू 7 माइनस 10, यानी हाउ मच माइनस 3। एल ए एन बोले या एल बोले इसको, लास्ट टर्म ये आपका 62 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म हमने एल का इंट्रोडक्शन कर दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ था, हमने एल इज इक्वल टू माइनस 62 लिख दिया। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म इन एपी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन आपको पता है, एन क्या है, हम इसको एल भी लिख सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहां से पहले एन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये 62 जो माइनस 62 है, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, तब ना हम जो है 11th टर्म डिसाइड कर पाएंगे कि 11th टर्म कौन होगा। तो हमने यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके एन की वैल्यू निकाल ली 25। सो देयर आर 25 टर्म्स इन द गिवन एपी। ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसा है फाइनाइट, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टोटल कितने टर्म्स हैं 25 टर्म्स हैं। अब आपसे क्या पूछा था, लास्ट से 11th टर्म, लास्ट से 11th टर्म, अगर ये मान लो 25 है तो अगला क्या होगा, इसके मतलब आगे क्या होगा 24 23 22 21 20, ऐसा ही रहेगा ना, सही चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा 19, फिर उसके बाद क्या होगा 18, फिर उसके बाद क्या होगा 17, फिर उसके बाद होगा 16, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 14। तो लास्ट से यहां से काउंटिंग शुरू होगी, लास्ट से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो 15th टर्म होगा वही लास्ट से क्या बनेगा 11th टर्म बनेगा। यानी आप जो है लास्ट से 15 टर्म, लास्ट से आपका जो है 11th टर्म क्या होगा, वो आपका A15 होगा। जो आपका 15 का वैल्यू आएगा A15 का, वही क्या होगा लास्ट टर्म से 11th टर्म होगा। तो A15 की वैल्यू आप निकाल लें फॉर्मूले पे रख करके। A पता ही है 10 है, D पता ही है -3 है, N 15 है, तो आपको A15 की वैल्यू आ गई -32। That is the 11th term from the last term is -32। एक तो ये रास्ता है, दूसरा अल्टरनेट रास्ता भी है इसका। क्या कर ले हम इसको, अगर हमको इधर से 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो अगर हम -62 को A मान लें, पहला टर्म क्या मान लें -62 को, ठीक है। A11 हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा n की वैल्यू हम 11 लगा दें, और D हम यहां से निकाल लें -62, और आपका कॉमन डिफरेंस क्या बैठेगा यहाँ पे, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो यहां से क्या होगा 10 आपका लास्ट टर्म होगा। तो 10 और 7 में कौन सा कैसे निकालेंगे आपका जो है कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस 7 की 7 माइनस 10, 10 आपका लास्ट टर्म है ना, तो 10 माइनस 7, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +3। ठीक है, 7 माइनस 4 निकालेंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे जा रहा है, उल्टा हमने मान लिया है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या बनेगा, इसमें 7 और 4 में 7 बनेगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3,
यहां से भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको जो है लास्ट से 11th टर्म आपको मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपका माइंड जिधर से काम करे उधर से यूज करके आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सिनेरियो में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये अब हमारा 9th एग्जाम्पल है। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप के सवाल हैं, लेकिन फॉर्मूला एक ही यूज होगा आपका। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाई डी, समटाइम ए एन के जगह पे एल यूज होगा। यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। चलो देखो क्या है, स्टेटमेंट को देखें और इससे जो है फॉर्मूला लिखने की बनाने की कोशिश करें। ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। क्या हुआ कि 1000 रुपीज जो है 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया गया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इफ सो सॉरी हाँ, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या जो ये इंटरेस्ट का एक लिस्ट बन के सामने आ रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पहले चेक करना है। इफ सो, अगर फॉलो कर रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, यानी 30वें साल में आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट का जो है वैल्यू निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि क्या ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो आपका अमाउंट है अभी प्रेजेंट में। R क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, पर ईयर का। और T क्या है आपका, टाइम है, यानी ईयर पर ईयर है तो T भी क्या यूज होगा, ईयर में यूज होगा। और बाई 100, इसी फॉर्मूले पे चलिए आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। तो फर्स्ट ईयर में T की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहीं से वैल्यू निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में इनको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, 80 रुपीज मिले। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना इनको इंटरेस्ट मिला, सेकेंड है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, ईयर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर है ना, तो इनका टी क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने निकाल लिया फर्स्ट ईयर का 80 रुपीज, सेकेंड ईयर का 160, थर्ड ईयर का 240। ऐसे ही आप फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और जितने भी ईयर का चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सही है ना। सो द इंटरेस्ट इन रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डॉट 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 ईयर्स रेस्पेक्टिवली आर 80, 160, 240। ठीक है, ये हमको एक सेट ऑफ नंबर्स यहां पे मिल रहे हैं। नंबर का क्या है, ये एक सेट हमको मिल रहा है। अब इस सेट में हम चेक करते हैं कि क्या एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एपी के लिए क्या है, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग को घटा दीजिए, यानी 160 माइनस 80, हाउ मच, 80। फिर इसको 240 माइनस 160 कितना आ रहा है, ये भी आपका 80 ही आ रहा है। तो क्या हुआ कि डिफरेंस कॉमन मिल गया। अगर डिफरेंस कॉमन है स्टूडेंट तो क्या ये फॉर्म करेगा, ये हमारा एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म एंड एपी। ये जो नंबर का सीरीज होगा वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। अब जब फॉर्म करेगा तो बोल रहा है कि 30वें साल उसका इंटरेस्ट टोटल कितना बनेगा। तो आप यहां पे देखें, ए की वैल्यू मालूम हो गई 80, डी की वैल्यू मालूम हो गई कितनी, 80। अब आप जो है 30वें साल का निकालना है तो ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला लगाओगे। तो ए 30 हमको निकालना है, ए दिया है 80, 30 माइनस 1 29 इंटू 80। ठीक है, इसको आप टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल इतना क्या मिल रहा है, 2400 रुपीज। यानी 30 ईयर at the end of 30 years how much interest he will get, total 2400 rupees। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी सॉल्यूशन
समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। देखते हैं अब अपने अगले और लास्ट एग्जाम्पल को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यह हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। अब इसको भी देख लें। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने आपके रोज प्लांट किए गए हैं? 23 रोज हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रो। 21 इन द सेकेंड रो, 21 क्या है सेकेंड रो में, ठीक है, दो कम है। 19 इन द थर्ड रो, उससे दो थर्ड में है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही ये है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितना है? 5 रोज, 5 रोज जो है प्लांट किए गए हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डॉट डॉट डॉट, एनएथ रो। ये कौन सा रो है? एनएथ रो। एनएथ रो में कितने रोज प्लांट किए गए हैं? 5। जो दिया है उसी को हम लिख रहे हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? हाउ मेनी रोज, वो रोज नहीं, ये नंबर ऑफ रोज बोल रहा है, 1 2 3। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी फ्लावर बेड में टोटल कितने रोज बन रहे हैं, यानी 1 2 3 4, तो हमने कहा n रोज बन रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे आपको। तो आप क्या दिया हुआ है देख लें, a इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 23 21 19, ऐसे ही ये सीरीज चल रहा है। तो सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग को घटाएंगे, यानी आपका 21 माइनस 23 क्या आ गया? -2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे d इज इक्वल टू 19 माइनस 21, यहाँ पे -2 आ गया। यानी ये जो बन रहा है सीरीज, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। सबसे पहली बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। फॉर्म होने के बाद a की वैल्यू 23, d की वैल्यू -2, ठीक है, और an की वैल्यू कितनी है? 5, सही है ना। तो n क्या होगा? तो यहीं पे ये फॉर्मूले पे आप इसको रख के फाइंड आउट कर लें। यहां से हमको मिल रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद n इज इक्वल टू 10। सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, यानी टोटल कितने रोज बन रहे हैं? फ्लावर्स, फ्लावर्स के टोटल 10 रोज बन रहे हैं, फ्लावर्स के, जैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में आकर सवाल पूछें, हम आपके जो है जवाब देंगे, जवाब देने की और आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है, कैसे आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है, प्लीज आप जो है फीडबैक जरूर दें, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे इस चैनल को और ग्रो कराने के लिए और जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज जो है आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलें, हम बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बात और भी हम आपको बता दें, पहले भी बताते आ रहे हैं कि प्लीज आप जो है ना वीडियो को स्किप नहीं किया करो। अगर आप स्किप कर दोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छूट जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, तो आपका पूरा दिया हुआ टाइम जो होगा ना खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप ये समझ के चलो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी आपको इसका जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम अभी स्टडी कर रहे हैं ना क्लास 10th में। आप जब फर्दर नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे, जब कंपटीशन में आपको जो है अपियर होना पड़ेगा, तब आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि काश आप जो है बोलेंगे काश हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले ही क्लियर कर लिया होता, तो आज हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो काश कहने की जरूरत ना पड़े लाइफ में, इसलिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि प्लीज सीरियस होकर के आप जो है हमारे वीडियोस को वॉच करो। हम जो है पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका जो है ना टाइम पास करने के लिए ना इंटरटेनमेंट के लिए हम बैठे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो पढ़ाने को सीरियस पढ़ाया जाता है और सीरियस जो है समझा जाता है, ठीक है ना। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीरियस होकर के आप चीजों को समझें और जो है इसको यूज में लाएं। और जो ये चैनल आपको मिला है, बहुत ही भाग्य से ये चैनल यहाँ पे आया है, और आप जो है इधर उधर भटके नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप हमारी बातों पे गौर करें और एक एक जो है वीडियो को वॉच करें। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आपको पीछे कोई नहीं छोड़ पाएगा। आप जो है मैथमेटिक्स में टॉप करने वाले हैं, ठीक है। आपके स्कोर कार्ड में
सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा अगर आप हमारे इस चैनल को पूरी तरीके से वॉच करके एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। बाकी अगर आप कमजोर हैं, आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए, कुछ और भी जो स्टूडेंट हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर उनको स्पेशल क्लासेस चाहिए तो जूम पे हमारे क्लास अवेलेबल हैं। जूम पे क्लास अवेलेबल है। अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो जूम पे हमसे जुड़ करके ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं हर तरीके से। आप जैसे बोले हम वैसे आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए तैयार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।